हेलो फ्रेंड्स, आपका लीगल इम्पल्स में स्वागत है। तो हमने अपनी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीरीज में अभी तक बात किया है प्रपोजल की और एक्सेप्टेंस की, और आपने जाना है एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड दो रूल्स जो हैं पोस्टर रूल ऑफ कम्युनिकेशन और रिसिप्ट रूल ऑफ कम्युनिकेशन। आज के इस वीडियो में आप जानोगे रेवोकेशन के बारे में। तो आइए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रेवोकेशन का मतलब क्या होता है। रेवोकेशन का मतलब होता है किसी चीज को रिवोक करना या किसी चीज को डिसकंटिन्यू करना, कैंसिल करना। रेवोकेशन से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो है सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। सेक्शन 4 हमें बताता है कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कंप्लीट कब होता है, अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट एंड अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड। सेक्शन 5 जो है वो हमें बताता है एट व्हाट पॉइंट रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कैन बी डन। मतलब कि सेक्शन 5 हमें ये बताता है कि अगर आपने प्रपोजल किया है तो किस पॉइंट तक, किस समय तक आप अपने रेवोकेशन को कर सकते हो, आप कब तक अपने प्रपोजल को वापस ले सकते हो। इसी तरीके से एक्सेप्टेंस के बारे में बताया गया कि अगर आपने अपनी एक्सेप्टेंस को दे दिया है तो किस ड्यूरेशन तक, किस टाइम तक, किस इंस्टेंट तक आप अपने एक्सेप्टेंस को वापस ले सकते हो। ये हमें सेक्शन 5 बताता है। सेक्शन 6 हमें बताता है कि कौन से तरीके हैं, कौन से मोड्स हैं जिनको आप यूज करके प्रपोजल को रिवोक कर सकते हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 5 से। सेक्शन 5 जो है वो हमें बताता है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बारे में। ये हमें बताता है कि जो प्रपोजल है उसको कभी भी रिवोक किया जा सकता है मगर बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ हिज एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। आपको ये मालूम होगा अगर आपने हमारी पहली वीडियोस देखी होंगी कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर कंप्लीट कब होता है। कंप्लीट तब होता है जब जो प्रपोजी होता है उसने अपनी एक्सेप्टेंस को ट्रांसमिशन में कर दिया है, उसके कंट्रोल से बाहर जब हो गया तो वो कंप्लीट होता है। तो यही चीज है, अगर आप अपने प्रपोजल को रिवोक करना चाहते हो तो प्रपोजी के अपने एक्सेप्टेंस को कोर्स में रखने से पहले करना होगा आपको। जाहिर सी बात है अगर प्रपोजी के पास वो रह ही नहीं जाएगा तो उसको वापस कैसे लेगा वो। अब आप उससे ये थोड़ी ना एक्सपेक्ट करते हो कि वो पोस्ट ऑफिस में जाएगा और वहां से अपनी चिट्ठी को वापस ले लेगा। ऐसा तो कर ही नहीं सकता है वो, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी उस चीज को कोर्स में डाल दिया है ना, उसके कंट्रोल के बाहर हो चुकी है वो चीजें। तो इस टाइम पे वो रिवोक नहीं कर सकता है, उसको इस ड्यूरेशन के पहले करना होगा। तो इसी चीज को हम समझते हैं कि इलस्ट्रेशन के जरिए। मान लिया यहाँ पे ए जो है वो प्रपोजर है, प्रपोजर ने अपने ऑफर को रखा है 31 जुलाई 2021 को और प्रपोजी जो है, प्रपोजी ने अपने एक्सेप्टेंस को रखा है 4 अगस्त 2021 को। अब देखिए आप यहाँ पे अगर ए चाहता है अपना जो ऑफर उसने किया उसको रिवोक करना, वो बी द्वारा अपने एक्सेप्टेंस को कोर्स में रखने से पहले करना होगा। मतलब कि उसे वो 4 अगस्त के पहले वापस लेना होगा। अगर वो इसके बाद करता है तो बी कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा बी? इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने एक्सेप्टेंस जो है उसको कोर्स में डाल दिया है, वो तो उसे कंट्रोल के बाहर हो चुका है। तो इसीलिए अगर जो प्रपोजल है उसको ए अगर रिवोक करना चाहता है दैट कैन बी डन बिफोर 3 अगस्त और बिफोर बी हैज पुट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इन कोर्स। मतलब कि ये 4 अगस्त को अगर उसने अपना लेटर डाल रहा है, बी अगर अपना एक्सेप्टेंस डाल रहा है तो जो ए है उसको रिवोकेट करना पड़ेगा अपने प्रपोजल को, अपने ऑफर को 3 अगस्त तक, उसके पहले 3 अगस्त या उसके पहले उसे रिवोक करना पड़ेगा। अगर इसके बाद वो करता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो हम जानते हैं एक्सेप्टेंस कब रिवोक किया जा सकता है। तो एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब देखिए आप यहाँ पे आपने पढ़ा है, वीडियोस में सुना है, देखा है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होता है, जब वो नॉलेज में आता है प्रपोजर के। अगर बी जो है उसने अपना एक्सेप्टेंस दिया है, अपना एक्सेप्टेंस 4 तारीख को दे दिया उसने, ठीक है, और मान लिया ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बी द्वारा 4 तारीख को पोस्ट किया गया है वो ए को, जो प्रपोजर है, उसको पहुंचना था 6 तारीख को पहुंचना था। तो 4 से लेके 6 के बीच में जो ड्यूरेशन है उसके बीच में बी द्वारा अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है। अगर उसके बाद वो रिवोक करना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये दोनों चीजें हमें मालूम चलती हैं सेक्शन 5 को पढ़ के। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 हमें बताता है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट कब होता है, अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट एंड अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड। मान लिया ए जो है वो प्रपोज कर रहा है बी को कि वो अपना जो हाउस है उसे सेल करना चाहता है। अब अगर ए जो है, यानी कि अगर जो उसने प्रपोज किया है, अगर उसे रिवोक करना चाहता है, वो कब तक कर सकता है उस चीज को रिवोक? वो तब तक उस चीज को रिवोक कर सकता है जब तक बी द्वारा अपने एक्सेप्टेंस को पोस्ट ना किया गया हो। अब देखोगे आप यहाँ पे इलस्ट्रेशन में जो बी है उसने अपने एक्सेप्टेंस को कब पोस्ट किया, 5 तारीख को पोस्ट किया, 5
अगस्त को पोस्ट किया है। तो वही चीज 1 अगस्त से लेके जब बी को वो चीज मिल जाती है तो जो ए है अगर वो रिवोक करना चाहता है उसको 5 अगस्त के पहले करना पड़ेगा या के पहले करना पड़ेगा जब तक बी ने अपने एक्सेप्टेंस को कोर्स में ना रखा हो। अगर उसके बाद वो कर देता है तो वो रेवोकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसके बाद अगर बी जो है अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है तो वो 7 अगस्त के पहले कर सकता है। उसके बाद अगर वो करता है तो वहां पे कम्युनिकेशन और रेवोकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ये 2 पॉइंट्स हमें सेक्शन 4 बताता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में, जो बताता है हमें रेवोकेशन आप कैसे करोगे, हाउ रेवोकेशन कैन बी मेड, क्या मोड्स है रेवोकेशन करने के। तो जब आप सेक्शन 6 जब आप पढ़ते हो तो आपको 4 मोड्स मालूम चलते हैं। पहला जो है बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन, मतलब कि आपकी जो नोटिस है आप रिवोक करना चाहते हो, ये इंटेंशन, ये कम्युनिकेशन आपने किया है प्रपोजर या प्रपोजी को, आप इस तरीके से मतलब इस मोड से आप रिवोक कर सकते हो। दूसरा जो है बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब इन प्रपोजल, मान लिया जो ऑफर है, जो प्रपोजल है, उसमें कुछ ड्यूरेशन दिया गया है कि आपको इस तारीख तक इसको एक्सेप्ट करना होगा, आपने उस तारीख तक नहीं किया तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो ऑफर होगा वो रिवोक हो जाएगा बाय लैप्स ऑफ टाइम। थर्ड जो है मोड है वो है फेलियर टू एक्सेप्ट टू फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट, मान लिया जो ऑफर है उसमें ये कहा गया है आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी फिर जाके आप एक्सेप्टेंस कर सकते हो, या उसमें दिया गया है कि आपको कुछ कंसिडरेशन मनी जो है ये इतना देना पड़ेगा तब जाके आप उस चीज को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये जो कंडीशन है अगर आपने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, इस कंडीशन को परफॉर्म नहीं किया है और एक्सेप्ट कर लिया है तो उस कंडीशन में जो एक्सेप्टेंस की होगी आपने वो रिवोक मानी जाएगी, वो रिवोक हो जाएगी। फोर्थ जो है बाय डेथ या इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर, सॉरी यहाँ पे ऑफ हो गया है, यहाँ होगा डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं नोटिस ऑफ रिवोकेशन के बारे में। इससे रिलेटेड एक केस है जो है हैंथॉन वर्सेस फ्रेजर, 1892 का केस है ये। जो केस के फैक्ट है वो कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पे एक सोसाइटी सेक्रेटरी होता है, सोसाइटी सेक्रेटरी ऑफर करता है हैंथॉन को एक प्रॉपर्टी को सेल करने की, और इस प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट होता है वो होता है $750, और जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है हैंथॉन के पास 14 डेज होंगे इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। तो हैंथॉन जो है वो दूसरे शहर में रहता था, तो वो अपने घर जाता है, अपने शहर में जाता है और अगले दिन अपनी एक्सेप्टेंस को पोस्ट करता है 3:30 PM पे पोस्ट करता है, जो सोसाइटी ऑफिस में पहुंचता है 8:30 PM में। और इसी दरमियान सोसाइटी ऑफिस में जो लेटर ऑफ रिवोकेशन को पोस्ट कर दिया होता है 1 बजे, जो पहुंचता है प्लेंटिफ के पास, जो पहुंचता है हैंथॉन के पास 5:30 PM पे। अब इन सिचुएशंस को देखते हुए, इन सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कोर्ट यहाँ पे ये कहती है कि जो रिवोकेशन किया गया था सोसाइटी सेक्रेटरी द्वारा वो इनइफेक्टिव था। क्यों इनइफेक्टिव था, आइए अब हम वो समझते हैं। आपको हमने सबसे पहले बताया था कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है अगेंस्ट दी प्रपोजर, कब कंप्लीट होती है, जब पोस्ट कर दिया जाता है ना, अपनी एक्सेप्टेंस को जब पोस्ट कर दी जाती है। आप देखो यहाँ पे 3:50 PM पे जब हैंथॉन द्वारा पोस्ट कर दिया गया था उसी टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है वो। अब ये बताइए हमें, जब हैंथॉन ने 3:50 PM पे अपने एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया है तो उस चीज को वो वापस कैसे ले सकता है। अब अल्टीमेटली 5:30 पे जब उसे पता चल रहा है कि सोसाइटी ने रिवोक कर दिया तो क्या वो वापस अपने लेटर को वापस ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो कोर्स में, वो उसकी पावर के बाहर है। तो इसीलिए यहाँ पे इस टाइम में रेवोकेशन इफेक्टिव नहीं माना गया है। जो प्लेंटिफ को पता चला कि ये जो ऑफर था रिवोक हो चुका है 5:30 पे, यही चीज अगर उसे 3:50 के पहले पता चली होती, उस सिचुएशन में जो रेवोकेशन होता वो इफेक्टिव माना जाता। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस इलस्ट्रेशन को, इस केस लॉ को। अब हम आइए कुछ और बातें समझते हैं इस चीज से रिलेटेड। विड्रॉल बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड, मान लिया दिया गया है आपको एक ऑफर, मान लिया किसी ने किया है आपको और कहा है आपके पास 20 दिन होंगे इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। तो अगर जिसने आपको ऑफर दिया है क्या वो 20 दिन के पहले उससे विड्रॉ कर सकता है? क्या 20 दिन के पहले वो उसे रिवोक कर सकता है? इसी चीज को हम समझेंगे इन 2 केस लॉ के जरिए। सबसे पहला जो केस लॉ है वो है एल्फ्रेड वर्सेस मुतुन्या चेती, 1892 का केस है ये। यहाँ पे जो केस के फैक्ट हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पे जो डिफेंडेंट रहता है ये ऑफर करता है प्लेंटिफ को सेल करने के लिए इंडिको, और देता है और उसे 8 दिन का टाइम देता है कि तुम इसको 8 दिन में इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते। अब चौथे दिन डिफेंडेंट इस प्रपोजल को रिवोक कर देता है। दिया कितना दिन था उसने? 8 दिन दिए थे, मगर उसने चौथे दिन ही रिवोक कर दिया और प्लेंटिफ ने अपने एक्सेप्टेंस को किस दिन रखा? 5th
डे रख, मतलब कि डिफेंडेंट द्वारा रिवोकेशन कब हुआ, चौथे दिन हुआ था, और प्लेंटिफ द्वारा जो एक्सेप्टेंस दिया गया वो किस दिन दिया गया, 5th डे को दिया गया। मतलब कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, कोर्ट ने कहा एक्सेप्टेंस जो किया गया था वो यूजलेस था। क्यों यूजलेस था, यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा था, एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस टू कीप द ऑफर ओपन फॉर अ टाइम, द प्रॉमिस इज मर नूडम पैक्टम। नूडम पैक्टम मतलब होता है एक नेकेड एग्रीमेंट। नेकेड एग्रीमेंट मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के किया गया है, और अगर कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के किया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। आप अगर देखो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या है, आपको जो ऑप्शन दिया गया है कि ये ऑफर खुला रहेगा इस ड्यूरेशन के बीच में, ये एक प्रॉमिस किया गया है, और ये प्रॉमिस अगर इसके साथ कंसिडरेशन नहीं जुड़ा हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं होगा तो बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस नहीं है पार्टीज के बीच में कि उन्हें 8 दिन के बाद ही वो रिवोक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए एक्सेप्टेंस जो 5वें दिन दिया गया था वो यूजलेस था। क्यों यूजलेस था, क्योंकि ऑलरेडी चौथे दिन जो प्रपोजल था उसे रिवोक कर लिया गया था। इसके बाद जो केस है वो है माउंटफोर्ड वर्सेस स्कॉट, 1975 का केस है। 1975 का केस है ये। यहाँ पे जो डिफेंडेंट था ये ओनर ऑफ हाउस था, इसके पास एक घर था जो प्लेंटिफ को वो बेचता है, ठीक, और इसे टाइम देता है कि तुम्हारे पास 6 महीने होंगे इस घर को खरीदने का, और इसके अगेंस्ट में जो इन लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है वो ये होता है कि कंसिडरेशन होगा, जो इनके पास टाइम दिया गया ना, ये जो ऑप्शन दिया जा रहा है 6 महीने का, इसके अगेंस्ट जो कंसिडरेशन वो 1 पाउंड का होगा। मतलब कि अब देखिए यहाँ पे जो ये प्रॉमिस को ओपन किया रखे जाएगा 6 महीने के लिए, ये एक प्रॉमिस है, और इस प्रॉमिस के साथ जब तक कंसिडरेशन नहीं जोड़ेगा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है ये एक नूडम पैक्टम रहेगा, मतलब सिंपल ये एक एग्रीमेंट रहेगा और कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होंगी पार्टीज के बीच में। इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पे 1 पाउंड का कंसिडरेशन दिया गया था, तो इसीलिए डिफेंडेंट जो है वो 6 महीने के पहले रिवोक नहीं कर सकता। यहाँ पे कहा गया था प्रॉमिस टू कीप एन ऑफर ओपन इज इटसेल्फ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए आप यहाँ पे अगर आपने प्रॉमिस किया है कि हम इस ऑफर को ओपन रखे रहेंगे तो ये आप अपने आप ही में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में आपने कुछ कंसिडरेशन नहीं दिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, वो तो एक सिंपल एग्रीमेंट ही रह गया ना। आई होप आप समझ गए होंगे इन 2 केस लॉ के जरिए कि अगर आप चाहते हो एक्सपायरी पीरियड के पहले रिवोक करना, आपने अगर कंसिडरेशन लिया है, कंसिडरेशन कुछ है आपके पास, तब आप एक्सपायरी पीरियड के पहले उस चीज को रिवोक नहीं कर सकते हो। अगर आपने कंसिडरेशन नहीं लिया है तो आप उस चीज को रिवोक कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ जनरल ऑफर की। अगर आपको नहीं मालूम जनरल ऑफर क्या होता है, देन डू चेक आवर प्रीवियस वीडियोस, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। अब हम जानते हैं, अब वेयर एन ऑफर ऑफ जनरल नेचर इज पब्लिश्ड थ्रू न्यूज़पेपर इट कैन बी विथड्रॉन बाय द सेम मीडिया। मतलब कि अगर जो जनरल ऑफर पब्लिश किया गया, अगर वो न्यूज़पेपर में किया गया है तो उसका विड्रॉल भी उसी न्यूज़पेपर में डालना पड़ेगा, और रिवोकेशन विल बी इफेक्टिव इवन इफ कोई भी पर्सन, इवन इफ अ पर्टिकुलर पर्सन subsequent to withdraw happens to perform the terms of general offer in ignorance of withdrawal। मतलब कि अगर जो पर्सन है, आपने कोई जनरल ऑफर दिया था और उसको रिवोक हो चुका है और उस पर्सन को नहीं पता है, और उस पर्सन ने जो जनरल ऑफर में कहा गया तो उसको परफॉर्म कर दिया है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो जो परफॉर्मेंस होगी वो उस कंडीशन में भी वो जो रिवोकेशन होगा वो इफेक्टिव माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया न्यूज़पेपर में एक जनरल ऑफर दिया गया है, ऑफर में ये कहा गया है कि हम आपको 100 रुपए देंगे अगर आप हमारे इस डॉगी को ढूंढते हो, अगर आप हमारे इस डॉग को ढूंढते हो। उसके कुछ दिनों बाद ऑफर का रिवोकेशन हो जाता है, और थोड़े दिनों बाद जो पर्सन है अगर उस चीज को पढ़ता है कि उसे 100 रुपए मिलेंगे उस डॉग को अगर ढूंढ लेता है, इररिस्पेक्टिव कि उसे नहीं मालूम है कि वो ऑफर विथड्रॉ हो चुका है, उस कंडीशन में भी रिवोकेशन जो होगा वो इफेक्टिव माना जाएगा। अब हम सेकंड वाला पॉइंट जो था हम वो देख लेते हैं, लैप्स ऑफ टाइम। तो एन ऑफर लैप्स ऑन एक्सपायरी ऑफ द टाइम फिक्स्ड इन द ऑफर। जाहिर सी बात है कि जो ऑफर में जो टाइम दिया गया, टाइम फ्रेम दिया गया, अगर वो खत्म हो जाता है तो ऑफर भी खत्म हो जाएगा। वेयर एन ऑफर सेज इट हैज टू बी एक्सेप्टेड विद इन सर्टेन डेट, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड विद इन दैट डेट। उस सिचुएशन की बात होगी जहां पे डेट दिया गया है, टाइम फ्रेम दिया गया है। उस कंडीशन में क्या होगा जहां पे टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, तो वेयर नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड द ऑफर हैज टू बी एक्सेप्टेड विद इन
विदिन रीजनेबल टाइम। अब आप पूछोगे रीजनेबल टाइम क्या होता है, तो रीजनेबल टाइम ऐसी चीज है जो डिपेंड करेगी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के ऊपर। इस चीज को हम आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाते हैं। मान लिया अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर जो है वो गोल्ड है, या कोई भी ऐसा आर्टिकल है जिसकी वैल्यू जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है, बहुत फ्लक्चुएट करती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, रीजनेबल टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट पीरियड का होगा, कम पीरियड का होगा। मगर जहां पे एक सब्जेक्ट मैटर उस ऑफर का, उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई ऐसी चीज है जो इतनी रैपिडली फ्लक्चुएट नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर लैंड अगर है, लैंड की वैल्यू आज आपने अगर ली तो कल चेंज नहीं हो जाएगी, तो ये यहाँ पे जो रीजनेबल टाइम होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, वो थोड़ा लार्ज होगा एज कंपेयर टू किसमें, गोल्ड के सिचुएशन में। इसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो था, बाय फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्रेसिडेंट। मतलब कि अगर एक्सेप्ट ऑफर में कहा गया है कि आपको ये कंडीशन परफॉर्म करनी पड़ेगी तब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो, और आपने अगर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है, परफॉर्म नहीं किया है, तो आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं मानी जाएगी। वेयर द ऑफर इज सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये टू होगा, टू कंडीशन प्रेसिडेंट, इट लैप्स इफ एक्सेप्टेड विदाउट फुलफिलिंग द कंडीशन। इसी से एक रिलेटेड केस लॉ है जो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस महेंद्र चंद्र दास, 1990 का केस है ये। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक लेक थी जो बाय द वे ऑफ लीज ऑफर की जा रही थी ऑन अ डिपॉजिट ऑफ सर्टेन मनी विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। यहाँ पे जो लेसी था उसने मनी को डिपॉजिट नहीं किया, तो इसीलिए यहाँ पे जो उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो इनसफिशिएंट था, वो वैलिड नहीं था। फोर्थ जो है, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, ऑफर लैप्स ऑन डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर प्रोवाइडेड द फैक्ट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी बिफोर ही मेक्स हिज एक्सेप्टेंस। डेथ ऑफ ईदर ऑफरर ऑफरी कॉजेस टर्मिनेशन। द राइट टू एक्सेप्ट एन ऑफर इज नॉट ट्रांसफरेबल। मतलब कि अगर आपने ए और बी के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, ए जो है ऑफर को किया है उसने, और बी अगर उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, और ए की उसके पहले अगर डेथ हो चुकी है, तो अब ये नहीं आप कर सकते हो कि ए की जगह सी आ जाएगा और बी के द्वारा जो एक्सेप्टेंस दिया गया उससे एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा नहीं कर सकता ना वो, क्योंकि जो राइट होता है आपका ऑफर में, कॉन्ट्रैक्ट में, वो ट्रांसफरेबल नहीं होता, आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। और जो राइट होता है ये टर्मिनेट होता है, हो जाता है जब डेथ होती है किसी भी पार्टी की, दोनों में। इससे एक केस लॉ रिलेटेड है जो है डिकिंसन वर्सेस डॉर्ट, 1876 का केस है ये। यहाँ पे लॉर्ड जस्टिस मेलिश ने कहा था, इफ a man who makes an offer dies, the offer cannot be accepted after his death। और इसी से एक और केस लॉ है रेनॉल्ड वर्सेस अथर्टन, 1921 का केस है। यहाँ पे लॉर्ड जस्टिस विरिंगटन कहते हैं, an offer made to a living person who ceased to be a living person before the offer acceptance is no longer an offer at all। तो इन दो केस लॉ से आपने समझा कि जो ऑफर अगर है, अगर ऑफरर की डेथ हो जाती है, वो इंसान या वो पागल हो जाता है, इंसेन हो जाता है, उस कंडीशन में उस कंडीशन में जो ऑफर होगा वो अमान्य होगा, उसे नहीं माना जाएगा, वो उसी टाइम रिवोक हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने बात की रिवोकेशन के बारे में। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इग्नाइटिंग योर क्वेस्ट फॉर नॉलेज।